अभी का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्लास 11 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। इस सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? तो फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग इट। दैट मीन्स मान लो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और आपको इसको स्ट्रेच कर रहे हो या आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो वो जो फोर्स लगा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो इसके शेप को या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करे उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। जैसे स्प्रिंग को आपने फोर्स लगा के क्या किया, खींचा, अपनी तरफ खींचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। जिससे क्या हो जाए, उसका टेम्पररी उसका शेप और साइज या आप बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो उसका डिफॉर्मेशन हुआ है तो दोबारा वो अपने पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे, उसको हम बोलते हैं। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट्स to bring a body to its equilibrium position or original position is called restoring force। ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आता है? तो इलास्टिसिटी की वजह से आता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि जैसे कोई भी सॉलिड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डिफॉर्म हो चुका है, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जब आता है, जब वो प्रॉपर्टी सॉलिड्स की होती है, जब वो डिफॉर्म्ड हो गया होता है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फिर गेन करता है बाय आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद धीरे धीरे क्या करता है? अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वो उस सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ये सब डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इलास्टिक लिमिट। क्या होता है? तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ। तो इनिशियली क्या हो रहा था, जब आप ये फोर्स हटा दे रहे थे तो बॉडी दोबारा अपनी कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप रिगेन कर ले रहा था। लेकिन अगर मान लो ये फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली क्या हो जाएगा? डिफॉर्म्ड हो जाएगा। वो अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है अपनी शेप रिगेन करने की, वो लूज कर देगा और क्या हो जाएगा? परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो दोबारा वो क्या हो जाएगा? रिगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके बाद अगर वो फोर्स इंक्रीज कर देंगे तो वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? डिफॉर्म्ड होगा, वो दोबारा अपनी शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होते हैं? तो ये एक आइडियल कंडीशन होता है। आइडियल कंडीशन दैट मीन्स ऐसा 100% जो इलास्टिक बॉडी है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ हद तक जो कंप्लीटली क्या हो जाए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो द बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन immediately and completely after removal of deforming force are called perfectly elastic body। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है क्वार्ज। क्वार्ज एक सिलिकॉन का कंपाउंड होता है।
ये नियर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल आ जाए तो ये दे सकते हो। फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक कॉपर का एलॉय होता है, तो इसको भी आप परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल में आप दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, जिसको आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? दैट मीन्स ऐसी बॉडी जो अपने शेप को क्या करे, रिगेन ना कर पाए। Those body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force is called perfectly plastic body. Plastic body ये होता है कि इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स हैं। इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि कोई भी सॉलिड जो अपनी पोजीशन को क्या कर ले, रिगेन कर ले। प्लास्टिक का मतलब ये हो गया कि डिफॉर्मेशन के बाद वो अपनी पोजीशन को क्या कर ले, रिगेन ना करे, वो प्लास्टिक बॉडी है। जो रिगेन कर ले वो इलास्टिक बॉडी है। जैसे पुट्टी एग्जांपल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, इसको सर्च करना कैसे, ये जेली टाइप का स्ट्रक्चर हो उसका, इससे टॉय भी बनते हैं। पैराफिन वैक्स हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये सब जो चीजें होती है प्लास्टिक बॉडी होती हैं, ठीक है। जैसे क्ले हो गया, जो क्ले को एक बार मोल्ड कर दिया तो अपने आप क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को गेन नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस द रीस्टोरिंग फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स है किसी सॉलिड की पर यूनिट एरिया, ठीक है। दैट मीन्स द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी के वजह से, स्ट्रेस के वजह से ही कोई इलास्टिक बॉडी अपने शेप को रिगेन करता है, ठीक है। पर यूनिट एरिया में क्या रीस्टोरिंग फोर्स होगा, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया आपको, फोर्स अपॉन एरिया। सेम फॉर्मूला होता है प्रेशर का, देखोगे तो फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो वहां पे थ्रस्ट है, यहाँ पे क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। दोनों में डिफरेंसेस है। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। थ्रस्ट क्या होता है, जनरली वेट होता है। लेकिन फॉर्मूला ऐसे है तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। प्रेशर का भी यही होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर की तरह ही होता है, ml-1 T-2। तो स्ट्रेस क्या होती है, किसी सॉलिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से वो अपने जो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है गेन करता है। दैट मीन्स एक रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के क्या क्या होते हैं, तो टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टैंजेंशियल स्ट्रेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस। टेंजाइल एंड कंप्रेसिव दोनों को मिला के हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो टेंजाइल स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उस पे इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसकी नॉर्मल में ऊपर और नीचे से दो फोर्सेस लगा के हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। इस केस में जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजाइल स्ट्रेस। A cylinder is stretched by two equal forces. Normal, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, normal to its cross sectional area. Then the restoring force per unit area in this case is called tensile stress. The tensile stress that means किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट की क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी।
कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? तो सिलेंडर पे अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करो, फोर्स लगाओ जिससे ये कंप्रेस हो जाए। उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेस तभी अप्लाई होगा जब किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया जाए, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगला जो हमारा स्ट्रेस है जिसको हम बोलते हैं शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है। नॉर्मली क्या कर रहे थे हम? सिलेंडर को स्ट्रेच कर रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो क्रॉस सेक्शनल की पैरेलल फोर्स लगाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने जो टेंजाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे? क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगा रहे थे। यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है? एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में लग रहा है। That means two equal and opposite deforming forces applied parallel to the cross sectional area. Cross sectional area. There is relative displacement between the opposite faces of cylinder. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं। तो द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू टैंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड shearing stress or tangential stress।
इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटल। इसमें हम देखेंगे तो पॉइंट O से लेकर A तक जो है, O से A तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन है, और इसी लाइन पे हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। उसके बाद A to B है, तो यहाँ पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, ठीक है। लेकिन यहाँ से A से B तक ऐसा है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। कर सकते हो लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, कोई इश्यू नहीं, करो डिस्कशन। पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटा लिया जाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेगा। पॉइंट बी को क्या बोलते हैं हम, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, बी पे जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसको सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। अब यहाँ के बाद फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज हुआ तो सी पॉइंट तक जाते जाते अब ये पॉइंट जो हो गया, यहाँ के बाद अगर यहाँ तक डिफॉर्मेशन हो गई है तो ऑब्जेक्ट अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं करेगा। तो बी से डी तक जो पॉइंट है, बी से डी तक जो कर्व है, वहां पर क्या है, स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जबकि स्ट्रेस की वैल्यू काफी कम इंक्रीज हो रहा है, फिर भी स्ट्रेन काफी इंक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट का जब स्ट्रेन जीरो है, जब स्ट्रेस जीरो है और स्ट्रेन कुछ ना कुछ है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब आपने एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, उसके बाद स्ट्रेस जीरो है, फिर भी स्ट्रेन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट सेट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी। डी पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। यहां तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो उसकी डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद अगर ई तो पहुंचता है तो उसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट। अगर उसकी स्ट्रेन इंक्रीज होके ई तक आती है तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्चर पॉइंट। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है आपका ब्रिटल क्या होता है और एक डक्टाइल क्या होता है। तो जो डी एंड ई जो पॉइंट है अगर काफी ज्यादा क्लोज होगा तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, ब्रिटल। और अगर ये काफी डिस्टेंट, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डक्टाइल। ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को बनाकर एमसीक्यूज भी आ सकता है और आपको बनाना भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कौन कौन से पॉइंट पे हुक्स लॉ ओबे किया जा रहा है, कौन से पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिफॉर्मेशन जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है, जबकि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस जो है ना के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा है, डी और ई में से डी को क्या बोलते हैं, तो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है जिसमें जिसमें ब्लड वेसल के जो एरोटा होता है, एरोटा, उसमें हार्ट का जो प्रेशर होता है उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है।
यहाँ पे देखो 1 से ज़्यादा स्ट्रेन कभी भी एरोटा का नहीं होता है। तो ये एक बार ग्राफ एक बार देख लेना, जस्ट एमसीक्यू में आ सकता है या बनाना भी आ सकता है कि एरोटा में जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन होता है वो कैसे होता है। तो मैं देखो ये यहाँ पे कभी भी नहीं पहुँचेगा स्ट्रेन इसका, तो 1 से कम ही रहेगा चाहे स्ट्रेस जितना भी बढ़ जाए। तो प्रेशर पे ज़्यादा हमें एरोटा में डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उसके वॉल क्या क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं।